3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुलिस को शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में या घायल अवस्था में यहाँ पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि व्यक्ति मर चुका था। तत्पश्चात पुलिस ने एफएसएल और एमओपी को मौके पर बुलाया। मेरा नाम विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। अजमेर में आई सामने बेहद शर्मनाक घटना। अजमेर में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने मार डाला युवक को। चोरी के शक में सरेआम पीट कर 20 वर्षीय युवक की हत्या। मां हाथ जोड़ती रही लेकिन किसी ने न सुनी। अजमेर में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। एक युवक को भीड़ ने इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिटाई के दौरान युवक की मां भीड़ के सामने हाथ जोड़ती रही कि उसे मत मारो, वो चोर नहीं है, चाहो तो उसे पुलिस को सौंप दो। लेकिन गुस्साई भीड़ लगातार उसकी पिटाई करती रही। कुछ लोगों का इससे भी मन नहीं भरा तो उसे पुलिस को सौंपने की बात कहकर वैन में डालकर ले गए। मां थाने पहुंची तो वहां उसे पता चला कि वो है ही नहीं। सोमवार देर रात पुलिस को अंदरकोट क्षेत्र में शव मिलने की सूचना मिली। जांच की तो पता चला यह वही युवक था जिसकी भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की 3 महीने पहले ही शादी हुई है। सोमवार शाम अंदरकोट इलाके में एक व्यक्ति ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। पुलिस को बताया कि 2.5 दिन के झोंपड़े के पास लतीफ के मकान के कमरे में युवक की लहूलुहान लाश पड़ी है। मृतक की शिनाख्त गरीब नवाज कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय इशाद अली के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो फर्श पर खून बिखरा हुआ था। इशाद के सिर, चेहरे और हाथ पैरों में कई गंभीर चोटें हैं। एफएसएल टीम को बुलाकर भी जांच कराई गई। शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस घटना के बाद युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसने दरगाह थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मृतक इशाक की मां ने पुलिस को बताया कि बेटे के पकड़े जाने पर मारपीट नहीं करने की गुहार लगाती रही। उसने पुलिस को सौंपने की भी बात कही लेकिन आरोपियों ने एक न सुनी। आरोपी उसे लहूलुहान हालत में पुलिस को सौंपने की बात कहकर वैन में डालकर चले गए। इसके बाद थाने पर भी गई लेकिन इशाद का पता न चला। शाम को सूचना मिली कि युवक की लाश पड़ी है। मां ने पहचान कर उसकी पुष्टि की। मृतक के पिता अब्दुल अजीज़ ने बताया कि 20 वर्षीय इशाद की 3 महीने पहले ही कोलकाता की युवती रशीदा से शादी हुई थी। वह फुटकर मजदूरी करता था। Audio Jungle. ये अंदरकोट इलाके में 2.5 दिन के झोपड़े के पास में पुलिस को शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में या घायल अवस्था में यहाँ पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि व्यक्ति मर चुका था। तत्पश्चात पुलिस ने एफएसएल और एमओपी को मौके पर बुलाया और जो अभी जो सूचना जो आ रही है उसके है कि कुछ व्यक्तियों ने इसके साथ सुबह मारपीट की है और मारपीट करने के उपरांत इसको यहाँ छोड़ दिया गया।
इसके कारण से इसकी ज्यादा लगने से या खून बहने से मृत्यु हुई। सर क्या नाम है युवक का? इसका नाम इशाद अली है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी जो भी होगा तय करेंगे। जल जंगल और जमीन के आधारित यह कृषक वर्ग जिसको पूरे विश्व ने आदिवासी का दर्जा दिया, और आदिवासी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, बहुत संघर्ष हुआ। संघर्ष इन द थॉट्स, कोई आंदोलन नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति ने जो बंगाल का था, बांग्लादेश का, उसने इस मुहिम को चलाया। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। आदिवासी दिवस पर जल जंगल जमीन की रक्षा का लिया संकल्प। पाठ्यपुस्तकों में मीणा समाज के योद्धाओं की जीवनी को शामिल किए जाने की होगी मांग। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुष्कर स्थित निर्मल आश्रम में आदिवासी समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया तथा शपथ ली कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे तथा पाठ्यपुस्तकों में मीणा समाज के योद्धाओं की जीवनी को शामिल किए जाने के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर निर्मल आश्रम के महंत डॉक्टर स्वामी का राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से तीर कमान और शॉल उड़ाकर सम्मान और अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष कर्तन मीणा, कांग्रेस के निवर्तमान सचिव सागर मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मीणा, IAS विनय मीणा, जिला बार एसोसिएशन के सदस्य भवानी सिंह मीणा सहित अनेक लोगों ने निर्मल आश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया और मीणा समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोगों ने शपथ ली कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। कार्यक्रम में केदारलाल मीणा, मदन लाल मीणा, हनुमान मीणा, बाबूलाल मीणा, सुनील दत्त, राजेश विजय मीणा आदि लोग शामिल रहे। Audio Jungle. आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हमने आदिवासी विश्व मनाया और पेड़ लगाए, और हमने एक मैसेज देने की कोशिश की समाज को कि प्रकृति है ना, जो हमें दे रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो दूसरी जगह से कहीं से नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रकृति का पूरा ध्यान रखो, और प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे लिए सारे देवी देवता, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, और हमारे लिए प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति प्रेमी है हम लोग। नाम बता दो। कर्तव्य मीणा। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज जो शुरू से पिछड़ा हुआ है, वो आज भी मुख्य धारा से बहुत पीछे। आदिवासियों ने शुरू से जल, हवा, पानी, जल को बचाने के लिए प्रण लिया है। आदिवासी शुरू से जल जंगल जमीन को बचाने के लिए प्रण लिया। उसी के तहत आज भी आदिवासी असली हकदार अगर देखा जाए जंगल का तो आदिवासी ही है। आदिवासी आज भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज उसी के तहत हमने यहाँ पर पुष्कर स्थित निर्मल आश्रम में स्वामी रामेश्वर जी महाराज के सानिध्य में वृक्षारोपण किया है और पेड़ लगाए हैं। और कर्तव्य मीणा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में अरविंद जी, हम सब लोग आए। सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए हमने हमारे समाज के, आदिवासी समाज जो है, जो पीछे दबा हुआ है, हम सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो आदिवासी दिवस बनाने की हमें घोषणा की है, आदिवासी दिवस को अवकाश के रूप में लिया। हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ जिस तरह का रवैया अपना रही है वो अपना रवैया ठीक करे। आदिवासी गरीब है, दबा हुआ है, लेकिन उसे कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। केंद्र सरकार की ये भूल है कि वो जिस तरह से हमें दबाने की कोशिश करी है, हम कभी भी किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं हैं। आदिवासी भले ही आदिवासी हैं, लेकिन आज का समय वो समय नहीं है कि आप गरीब समझ के, मजदूर समझ के हमें दबा दें। हम किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं हैं।
आज राजस्थान की इस पवित्र धरती पर पुष्कर राज में ये सब आदिवासी समाज के जितने युवा आए हैं, इन्होंने एक संकल्प लिया है, क्योंकि 9 अगस्त 2021 है, ये पूरे विश्व में उथल पुथल हो रही है। और ये उथल पुथल प्रकृति को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, पानी को लेकर है, और यह आदिवासी समाज जिसका संबंध सदियों से, जब से इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से चल के आ रहा है, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री में हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास में हो, तब से लेकर आज तक आदिवासी प्रकृति पूजक है। और प्रकृति की पूजा 3 प्रकार से, जल, जंगल और जमीन के आधारित यह कृषक वर्ग, जिसको पूरे विश्व ने आदिवासी का दर्जा दिया है। और आदिवासी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, बहुत संघर्ष हुआ। संघर्ष इन द थॉट्स, कोई आंदोलन नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति ने, जो बंगाल का था, बांग्लादेश का, उसने इस मुहिम को चलाया। और आज विश्व में 249 देश हैं। 249 देश में यूएन की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया 23 दिसंबर 1994 में कि इस दिवस को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। ये खाली इस भारत का ही नहीं है, आदिवासी भारत में भी नहीं है। इसका मतलब जब विश्व पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाएगा, तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि यह आदिवासी पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब पूरे विश्व की कहीं ना कहीं आदिवासियों की समस्या पूरे विश्व लेवल पे भी है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, और चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। हमारे बीच में आज करतम मीना, ये राष्ट्रीय मीना महासभा के अजमेर जिले के अध्यक्ष हैं, और एडवोकेट अरविंद मीना और सारे जितने भी आदिवासी समाज के एकत्रित हुए हैं। सुबह मन में संकल्प आया, मन में आया इसको कैसे मनाएं। मनाया तो पूरे विश्व में जा रहा है, लेकिन हमारे मन में एक वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि क्या है, वृक्ष के साथ मनुष्यता का क्या, पशु और पक्षी का भी संबंध है। इसीलिए अगर मानवता को बचाना हो तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और वृक्षारोपण का कारण मुझे लगता है, जब से ये फॉरेस्ट एक्ट आया तब से वृक्षारोपण का कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन पेपरों में हुआ। मैं आज पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अगर यह कार्य वृक्षारोपण का पूरे भारत के आदिवासियों को दिया जाए, तो मुझे लगता है उनका संरक्षण भी होगा और आदिवासियों की समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि आज बहुत सारी स्टेटों में आदिवासियों की समस्या है, जहां वो झोंपड़ा डाल के रह रहे थे, उनका रैन बसेरा था, वहां से फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। आप देखते होंगे आदिवासी स्टेट है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इवन असम के भी बॉर्डर पे जितने भी आदिवासी हैं। तो मैं चाहूँगा, सारे देश के आदिवासियों को संदेश दूंगा कि सारे के सारे पूरे देश के आदिवासी, पूरे विश्व के आदिवासी एकजुट होकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करें और संकल्प करें कि हम इस पे आन बान शान से लड़ेंगे, इसको कोई आंच नहीं आने देंगे, अपना एकाधिकार ना करते हुए औरों को भी उसमें शामिल करेंगे। धन्यवाद। ये अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है चारों जिलों की, तो हम आज ही खत्म कर देंगे। और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये 5 दिन, 50 दिन, 5 साल, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से आमरण अनशन भी होगा। अगर उसमें किसी भी कॉलेज के शिक्षाविद की या विद्यार्थी की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। मेरा नाम विकास
50 हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर के निजी कॉलेज संचालकों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति थानवी द्वारा जारी किए गए फरमान को लेकर जताया विरोध। मंगलवार को अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर जिलों से आए निजी कॉलेज संचालकों और छात्रों ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। साथ ही बुधवार से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। लाडनू के निजी कॉलेज संचालक सैनिक कॉलेज के प्राचार्य केशाराम हुड्डा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पोर्टल पर निर्धारित सीटों का आवंटन 8 वर्ष पूर्व दिए गए संकाय के सेक्शन को ही आधार माना गया है। उसके बाद समय समय पर सीट वृद्धि के लिए निरीक्षण करवाकर विश्वविद्यालय में रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 8 वर्षों से न तो सीट वृद्धि कर रहा है, संबद्धता के आदेश जारी कर रहा है। इसमें महाविद्यालयों का क्या दोष है? उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय को सीटों की सूचना दी जा रही है और न ही परीक्षा आवेदन पत्र के समय उन्हें छात्र संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि एक वर्ष 2020-21 में सीटों की संख्या का निर्धारण कर दिया जाए, साथ ही सभी संकायों के सभी कक्षाओं के पोर्टल खोले जाएं। Audio Jungle. मांगे हैं और सभी की मांग एक ही है। अजमेर संभाग के चारों जिले जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर, इनके बहुत सारे बच्चों को एक छोटे से कानून के, काले कानून के माध्यम से परीक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है और उसका हम भारी तरीके से विरोध करते हैं। कानून उन्होंने ये पास किया है कि प्रति छात्र 15,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी। अगर इस पेनल्टी को जमा कराते हैं तो एक कॉलेज के करोड़ों रुपए बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा वजन है और कॉलेज किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से भी, वीसी साहब से कि तुरंत हमारा पोर्टल खोला जाए, तुरंत हमारे बच्चों के फार्म भरवाए जाएँ, पेनल्टी को माफ़ किया जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं करते हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज में बहिष्कार करेंगे, न हम बच्चों का फार्म भरेंगे, न हम बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे और पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इसी कारण हम काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारी मांगे जितनी जल्दी मानी जाए उतना उचित रहेगा। अन्यथा ये बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन और चारों जिलों का बड़ा आंदोलन भविष्य में हो सकता है। ये धरना आज से स्टार्ट है, ये अनिश्चितकालीन के लिए है। अच्छा, क्या मानते हो, आपको परमिशन मिली क्या धरने की, बैठने की? धरना देने के लिए परमिशन हमने जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान में दे दिया है। माननीय एसडीएम साहब हमारे को धरने की प्रदर्शन की अनुमति दे रहे हैं और उनकी प्रतिलिपि वहाँ ऑनलाइन भी भेज दी है और फिजिकल रूप से भी भेज दी है। तो तुरंत ही आने के बाद हम इस धरने का पूर्ण रूप में सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। कब तक चलेगा ये धरना? धरना ये अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है चारों जिलों की तो हम आज ही खत्म कर देंगे, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये 5 दिन, 50 दिन, 5 साल, जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से आमरण अनशन भी होगा। अगर उसमें किसी भी कॉलेज के शिक्षाविद की या विद्यार्थी की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी और उनको बहुत उसका उत्तरदायी होना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम केशाराम हुड्डा है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ नागौर निजी कॉलेज का और संभाग के यहाँ निदेशक और पूरे पदाधिकारीगण और पूरी कार्यकारिणी आई हुई है। निवाई टोंक से निजी महाविद्यालय संचालक राजीव चौधरी ने बताया कि कुलपति थानवी ने जो निर्णय लिया है वह न्याय संगत नहीं है। जो निजी कॉलेज पूरे साल में एक विद्यार्थी से 7 से 8 हज़ार रुपये शुल्क लेती है, वहीं कुलपति ने एक बच्चे पर 15,000 रुपये एडवांस पेनल्टी देने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों व निजी कॉलेज संचालकों सभी में आक्रोश व्याप्त है।
इससे यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए एकत्र कर लेगी। यह सरासर अन्याय। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बंद करने पर भी अपने गुस्से का इजहार किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरकर अपने फॉर्म जमा करा सके। उन्होंने कहा कि वीसी थानवी के इस तुगलकी फरमान से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। आज एमडीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 4 जिले जो कॉलेज हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, उन चारों जिलों से कॉलेज संचालक यहाँ विश्वविद्यालय के सामने बैठे हैं। आज यहाँ बैठने की ये नौबत क्यों आई? पिछले 20 दिन से आज माननीय मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल और वीसी साहब को चारों के संज्ञान में यहाँ 24 जुलाई 2021 को एक बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, वीसी साहब ने, जो यहाँ विश्वविद्यालय में जो बैठते हैं रजिस्ट्रार, यहाँ जो टीम है उनकी, उन्होंने ऐसा निर्णय करवा दिया उनके हाथों से कि 15,000 रुपये प्रति बच्चे पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन आज जब 2021 में ये निर्णय हुआ है तो ये नियम 2021 से ही लगे, 2020 से नहीं लगे। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। विश्वविद्यालय में जो ये कर्मचारी बैठे हैं, पिछले 8 से 10 वर्ष में इन्होंने किसी भी कॉलेज की संबद्धता जारी नहीं की, किसी भी कॉलेज की सीट अभिवृद्धि नहीं की। क्या कॉलेज वाले अकेले दोषी हो गए? जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये निर्णय भी होना चाहिए था कि जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 10 वर्ष से किसी भी कॉलेज को संबद्धता और सीट अभिवृद्धि नहीं की, उन पे भी जुर्माना लगना चाहिए था। लेकिन एक तरफा इन्होंने काला कानून की तरह पास कर दिया। आज ये सारे कॉलेजों के निदेशक यहाँ बैठे हैं। आज हमारे परीक्षा फार्म के ऊपर पोर्टल का नाम नहीं आ रहा। जब तक पोर्टल चालू नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है। कल से हमारे जो दूसरे साथी हैं वो यहाँ धरने पे ही नहीं, आमरण अनशन भी करेंगे। आमरण अनशन में अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है या कोई दुर्घटना घटती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमारी मांग एक ही है कि जो पोर्टल है वो पोर्टल चालू किया जाए। जो 2021 में इन्होंने गाइडलाइन तक की एकेडमिक में, वो गाइडलाइन 2021 में ही लागू हो, 2020 में लागू नहीं हो। परीक्षा फार्म हम जमा नहीं करवाएंगे और जिस स्थिति में परीक्षा करवाएंगे, 1000 बच्चों की परीक्षा लगेगी, 1000 बच्चों की परीक्षा नहीं लगेगी तो हम परीक्षा भी नहीं करवाएंगे और नहीं हम हमारे फार्म जमा कराएंगे। मेरे युवा साथी कृषि पर्यवेक्षक जो है 1 अगस्त से ही जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है, जितने भी सरकारी ग्रुप है उनको हम छोड़ चुके हैं, उसका बहिष्कार कर चुके हैं और आने वाली 16 तारीख से जो है हम किसी भी ऑनलाइन कार्य को नहीं करेंगे। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व से हमें आदेश मिला है और हम इसकी पूरी तरह से पूर्णतया पालना करेंगे। मेरा नाम विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति द्वारा कृषि उपनिदेशक को मुख्यमंत्री के नाम 18 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों के समर्थन में प्रदेश में शुरू किया आंदोलन। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर समस्त सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं व कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों के समाधान नहीं होने तक समस्त कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से भी अलग रहेंगे। दूसरे चरण में 16 अगस्त से समस्त सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जिला अध्यक्ष गोविंद देव तिवारी ने बताया कि 18 सूत्रीय मांगों में कृषि पर्यवेक्षकों को 3600 ग्रेड पे दिए जाने, सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने, 2013 के बाद नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन कटौती को वापस लेकर प्रारंभिक मूल वेतन 9,840 के अनुसार 7वें वेतन आयोग में स्थिरीकरण किए जाने सहित 18 सूत्रीय मांगों के पूरा नहीं होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेंगे। Audio Jungle.
प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे आज प्रदेश की जो समन्वय समिति है उसके नेतृत्व में उनके आदेश के अनुसार पूरे मतलब राजस्थान के अंदर हर उप निदेशक कार्यालय के अंदर जाकर के ज्ञापन देना। हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र जो कृषि पर्यवेक्षकों का है उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है, वेतन भत्तों से संबंधित है, ग्रेड पे से संबंधित है और प्रमोशन से लेकर के कई ऐसे पुराने जो कृषि पर्यवेक्षक थे वो 90% लोग जो है बिना एक भी प्रमोशन के जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है जिसको हमें राज्य सरकार के कानों तक पहुँचाना है। इसलिए हम लोग हर जिले के अंदर उप निदेशक कार्यालय के अंदर जो है आज ये हमारा प्रदेश संगठन की तरफ से ये रखा गया कार्यक्रम है। हम कृषि पर्यवेक्षक जो है 1 अगस्त से ही जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है जितने भी सरकारी ग्रुप है उनको हम छोड़ चुके हैं, उसका बहिष्कार कर चुके हैं और आने वाली 16 तारीख से जो है हम किसी भी ऑनलाइन कार्य को नहीं करेंगे। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व से हमें आदेश मिला है और हम इसकी पूरी तरह से पूर्णतया पालना करेंगे। मैं गोविंद देव तिवारी, जिला अध्यक्ष अजमेर। कृषि पर्यवेक्षकों की 18 सूत्रीय मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी की जाए। 1 तारीख से हम अपने सरकारी ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं और 16 तारीख से हम पूरा ऑनलाइन कार्य भी उसमें से भी नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा ये 18 सूत्रीय मांगे, एक तो है हमारी कृषि पर्यवेक्षकों की 3600 ग्रेड पे की जाए और कृषि पर्यवेक्षक और AAO के बीच में 1 और 4 का रेशो हो और 15 साल के बाद में कृषि पर्यवेक्षक को AAO की ग्रेड पे भी पोस्ट किया जाए। आज किस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमने 10 तीनों क्लस्टर अजमेर, केकड़ी और ब्यावर तीनों क्लस्टर मिलकर यहाँ पे धरना दिया और डिप्टी सर को ज्ञापन देने आए हैं कि 16 तारीख से हम ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका? उसके बाद हम संगठन जैसे कहेंगे जयपुर जाएंगे, जयपुर संगठन। रात को कंट्रोल रूम पे हमारे करीबन 2:30 बजे सूचना आई थी कि राती डांग वैशाली नगर साइड में कोई पुराने टायरों में और गोदाम में आग लगी हुई थी। तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारी गाड़ी भेजी और जाके देखा तो आग थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने दोनों गाड़ी दूसरी गाड़ी और रवाना कर दी। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। रातीडांग वैशाली नगर में रात 2:30 बजे टायरों के गोदाम में लगी भीषण आग से गोदाम में रखे टायर, एक टेम्पो और एक स्कूटी जलकर हुई खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सोमवार आधी रात लगभग 2:30 बजे रातीडांग वैशाली नगर में स्थानीय पार्षद हमीद के चाचा मोबराइल खान के पुराने टायरों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर इलाके के लोग जाग गए और अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। मोबराइल खान के टायर के गोदाम में बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के टायर जमा थे। वहीं एक टेम्पो और एक स्कूटी भी खड़ी थी जो कि आग की भेंट चढ़ गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकलों ने आग की भयावहता को देखते हुए 2 दमकलों को तत्काल मौके पर बुलवाया और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर गौरव तंवर ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर अग्निशमन से 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग बड़ी विकराल थी, रात का वक्त था और हवा भी तेज चल रही थी। ऐसे में आग बुझाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आग से गोदाम में रखा लगभग 20 लाख रुपए का टायर व कबाड़ जलकर राख हो गया। कल
रात को कंट्रोल रूम पे हमारे करीबन 2:30 बजे सूचना आई थी कि राती डांग वैशाली नगर साइड में कोई पुराने टायरों में और गोदाम में आग लगी हुई थी। तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारी एक गाड़ी भेजी और जाके देखा तो आग थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने दूसरी गाड़ी और रवाना कर दी। करीबन 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने आग को कंट्रोल कर लिया। उसमें पुराने टायर्स थे, एक टेम्पो था और एक स्कूटी जली है। उसमें लगभग कितना नुकसान? लगभग जो जिस प्रकार मालिक ने जो बताया वो करीबन 20 लाख का समथिंग का नुकसान बता रहे हैं। बाकी वो तो देखने पे पता पड़ेगा कितना जला। कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, अभी कोई बरसात नहीं है, 4-5 दिनों से बरसात बंद है। उसके बावजूद लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है। लोगों को पैदल चलना, गाड़ियों पर चलना तक दुश्वार हो रहा है। लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। कोई वहाँ पे प्रशासन देखने नहीं आ रहा है, प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर में बारिश का भरा पानी बना परेशानी। स्थानीय पार्षद सुनील धानका के साथ क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को फिर सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर क्षेत्र में काफ़ी संख्या में मकान बन चुके हैं, लेकिन यहाँ सड़क और नाली की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते बारिश के दिनों में भरा हुआ पानी अभी तक नहीं निकल पाया है। पानी का निकास नहीं होने से इकट्ठा हुए पानी में गंदगी, बदबू और मच्छर पैदा हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों ने आज एक बार फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्मार्ट सिटी फंड द्वारा वार्ड 54 के शक्तिनगर में सीवरेज लाइन या नाले द्वारा पानी की निकासी कराए जाने की मांग की है। पार्षद सुनील धानका ने बताया कि पूर्व में 4 अगस्त को पानी की निकासी की समस्या से जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर से क्षेत्र के लोगों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे हैं और उन्हें बताया है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो रहा है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शक्तिनगर को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाए, ताकि हर बरसात में होने वाली इस नारकीय जीवन जीने की समस्या से छुटकारा मिल सके। शक्तिनगर वार्ड 54 की समस्या है जो कई वर्षों से चली आ रही है। वहाँ पे वर्तमान में इतनी आबादी बच चुकी है सर कि मतलब कहीं पे भी जगह खाली दिखती नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है पानी की निकासी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। हमारी माननीय कलेक्टर साहब से पहले से निवेदन कर रहा हूँ और मांग यही चल रही है कि पानी की निकासी के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा जो सीवरेज के मदार वाले क्षेत्र वार्ड 54 में कार्य चल रहा है उसको शक्तिनगर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो यहाँ पे पानी की निकासी की जो समस्या वर्षों से चली आ रही है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। जिसी को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, अभी कोई बरसात नहीं है, 4-5 दिनों से बरसात बंद है। उसके बावजूद लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है। लोगों को पैदल चलना, गाड़ियों पर चलना तक दुश्वार हो रहा है। लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। कोई वहाँ पे प्रशासन देखने नहीं आ रहा है, प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है। उन्हें बार बार निवेदन किया जा रहा है या तो कोई नाला बना दिया जाए या फिर कोई सीवरेज की जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो चल रहा है अभी हर वार्ड में, पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो वार्ड 54 में भी चल रहा है मदार में, उसको अगर शक्तिनगर में इंक्लूड कर दे तो कुछ हद तक उस क्षेत्र की समस्या जो पानी निकासी की है वो दूर हो जाएगी। इसी को लेकर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। वार्ड नंबर 54 पार्षद सुनील धानका।
अरुणा शर्मा। सर मेरे वहाँ पे नाली और इतनी समस्या हो रही है, रोड की कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। कल हमारे वहाँ पे सब न्यूज़ चैनल वाले भी आए बट कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ नाली और उसकी रोड की बहुत समस्या है सर। किस तरह की समस्या आ रही है? सर सबका सीवरेज का पानी रोड पे बह रहा है, घरों में घुस जा रहा है, लोगों की किचन तक में पानी जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है सर। मैं 30 साल से वहाँ रह रही हूँ और लोग कोई 35 साल से रह रहे हैं, कोई 40 साल से रह रहे हैं। हर बार जो भी नए पार्षद वगैरह चुन के आते हैं, विधायक वगैरह सब इंतजार करते हैं अब कुछ होगा बट कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे नाली और रोड की इतनी समस्या, निगम में आने के बाद भी इतनी समस्या है सर। अच्छा, जब चुनाव आते जब किस तरह से हाथ जोड़ते हुए? सर उस तरह से तो तब तो कहते हैं आपकी जो भी समस्या है हम आपका उसका निराकरण करेंगे बट बाद में कोई आके भी नहीं झांकता है। अभी जो हमारे नए पार्षद हैं वो उन्होंने थोड़ा मुद्दा उठाया है, उसके बाद ये हमारे साथ आए हैं यहाँ तक लेके, उससे पहले कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया है सर। नाम बताइए। सर मेरा नाम अरुणा शर्मा। कौन सी जगह? सर शक्तिनगर वार्ड 54 से हूँ मैं। अब दिल्ली में हो रही है, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसी सरकार चुप बैठी है, कुछ एक्शन नहीं लेती है उनके खिलाफ। हमारी मांग है, वाल्मीकि समाज की मांग है कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बलात्कार अत्याचार की बढ़ रही घटनाओं से समाज में भारी रोष। वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में 9 वर्षीय किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को वाल्मीकि समाज के युवाओं ने एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बच्ची के साथ दिल्ली में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग की है। वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व NSUI महासचिव अंकित घारू ने बताया कि लगातार देश भर में दलित व वाल्मीकि समाज के लोगों पर अत्याचार और अबोध बच्चियों पर बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए इस जघन्य अपराध के दोषियों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी मांग आज वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से की है। अगर इस मामले में जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज पूरे देश भर में आंदोलन को उग्र करते हुए संपूर्ण सफाई व्यवस्था ठप कर देगा। ज्ञापन देने वालों में राहुल जाजोट, साहित्य नरवाल, रजत गुजराती, हेमंत लखन, नीरज डांगोरिया, अभिषेक जावा, अमन घारू, जय गोडियाल सहित अनेक युवा शामिल थे। वाल्मीकि लड़की के साथ जिस तरीके से दरिंदों ने इस तरीके का दुष्कर्म करके उसे जलाया गया है, फिर जलाने के बाद उसे हटाया गया, हटाने के बाद उनको पुलिस के हवाले किया गया है परिजनों द्वारा। पहले हाथरस में हुई ये घटना, अब दिल्ली में हो रही है, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसी सरकार चुप बैठी है, कुछ एक्शन नहीं लेती है उनके खिलाफ। हमारी मांग है, वाल्मीकि समाज की मांग है कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दी जाए, नहीं तो अगर फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो ये वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा पूरे देश भर में। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है जिससे हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए।
दिल्ली के अंदर 9 वर्ष की वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बच्ची के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार कर उसकी मौके पर हत्या कर दी और परिवार वालों को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके विरोध में आज अजमेर के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को अगर फांसी नहीं दी जाती है तो पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे देश का वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। तो पेटी रसों लगाएंगे वापस 15,000 खर्च होंगे वापस। हाँ, और पहले तो दीवार तोड़ने की कोशिश कर, थोड़ा दीवार ने टूट तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा सीरियस है। और माइक हमारे आती होती वो माइक के तार भी तोड़ गए, आधे तार ले गए। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वैशाली नगर गौरव पथ स्थित देवनारायण मंदिर को एक बार फिर चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर का दानपात्र चुराकर निकाली नकदी, दानपात्र को झाड़ियों में फेंका। वैशाली नगर गौरव पथ स्थित जी मॉल के पास देवनारायण मंदिर को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाकर मंदिर में लगे दानपात्र को चुरा लिया और दानपात्र में रखी नकदी चुराकर दानपात्र को पीछे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। इस घटना का जब पुजारी को पता लगा तो वह अनशन पर बैठ गए। पुजारी का कहना है कि जब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा तब तक मंदिर का शुद्धिकरण कर पूजा पाठ नहीं करेंगे। वहीं देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के भूमराज गुर्जर और राजू गुर्जर ने बताया कि लगातार मंदिर में हो रही चोरी की घटनाओं से गुर्जर समाज में आक्रोश है और इसके लिए समाज एक बैठक कर रणनीति बनाने में जुटेगा। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाए ताकि बार बार मंदिर में इस तरह चोरी की घटना न होने पाए। हमारे गुर्जर समाज का देवनारायण मंदिर आनंद सागर चौपाटी पर बना हुआ है, जो बहुत सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ पे सुबह पुजारी जी आया तो पेटी टूटी हुई थी या ताला टूटा हुआ था। फिर हमको फोन करा, मैं मंदिर का सेक्रेटरी हूँ, भूमराज गुर्जर एडवोकेट। तो बुलाया, फिर मैं आया, देखा तो पेटी वहाँ जंगल में पट करके, है ना, ताला तोड़ के ताला भी बता दिया पड़ा और पैसे थे वो सब ले खाली करके पेटी। लगभग कितना माल होगा? इतना करीब 10,000 के आसपास। टोटल मिलाकर नुकसान तो पेटी रसों लगाएंगे वापस 15,000 खर्च होंगे वापस। हाँ, और पहले तो दीवार तोड़ने की कोशिश कर, थोड़ा दीवार ने टूट तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा सीरियस है। और माइक हमारे आती होती वो माइक के तार भी तोड़ गए, आधे तार ले गए। दूसरी बार ये घटना दूसरी बार घटनी हुई, उसके बारे में हम पुलिस को भी FIR दर्ज कराने दिख रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं ऐसी कार्रवाई हो तो आगे ऐसी कार्रवाई पूरी पुनर्घटना न हो। ये भगवान देवनारायण का एकमात्र अजमेर ज़िले में मंदिर है और ये मेन रोड पे है। इस पर पिछली बार भी हम यहाँ से स्पीकर माइक वगैरह तोड़ के ले गए थे चोर, उसकी हमने इन्फॉर्म दी तो पुलिस ने कार्रवाई करी। उस कार्रवाई से आहत होकर वो माइक तो मतलब स्पीकर तो रख गए हमारे पास। इसके बाद ये दोबारा जो बहुत जघन्य इन्होंने किया है कि वो पूरी मंदिर की दान पेटी और मंदिर के अंदर घुस के दान पेटी ले जाना और मंदिर के ताले तोड़ना, ये समाज के लिए बहुत बड़ी अनिष्टि है और बहुत बड़ा रोष है इसके लिए समाज में। लगभग कितने का नुकसान हो गया? करीब हमारे हर हफ्ते इसमें से 10-15 हज़ार रुपये हम निकालते हैं। तो अभी शनिवार को इसकी गिनती करी, शनिवार को किया था तो करीब 10-15 हज़ार रुपये इसमें होंगे। और पुलिस के खाली एक दीवान जी आगे देख के चले गए। अभी ऐसी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने ऐसा कुछ भी हमें आश्वासन वगैरह नहीं दिया है। और हमारे पुजारी जी पूरे अनशन पे बैठे हैं, सुबह 8 बजे से धूप में बैठे हैं कि जब तक पुलिस आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी जब तक मैं मंदिर को इसको शुद्धिकरण नहीं करूँगा और इसका मंदिर के शुद्धिकरण के बाद ही वापस से पूजा पाठ और आरती होगी। ऐसा नहीं होता है तो कल के बाद गुर्जर समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की उसमें अभी विचार किया जाएगा। शाम को हमारी मंदिर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद अगर ऐसा पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की 27 तारीख को कलेक्टर साहब ने होली के नाम पे आवंटन कर दिया तो गांव के कुछ असामाजिक वो पेड़ों को काटने पे उतारू हो रहे हैं। मेरा नाम विकास
विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। किशनगढ़ के नज़दीक बालापुरा गांव में पुजारी द्वारा लगाए गए 300 पेड़ असामाजिक लोग काटने पर आमादा। बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित बालूराम के बेटे विष्णु ने जिला कलेक्टर से लगाई पेड़ों की रक्षा की गुहार। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पुजारी पुत्र विष्णु ने जिला कलेक्टर से किशनगढ़ के नज़दीक बालापुरा गांव में तालाब की पाल पर उसके पिता पंडित बालूराम द्वारा लगाए गए लगभग 300 से ज़्यादा पेड़ों की रक्षा करने की गुहार लगाई है। विष्णु ने मीडिया को बताया कि बालापुरा गांव में उनके पिता पंडित बालूराम ने अपने स्तर पर अपने निजी कुओं से सींच कर इन पेड़ों को बड़ा किया और आज ये पेड़ का रूप ले चुके हैं, लेकिन गांव के ही कुछ असामाजिक लोगों ने जिला कलेक्टर से उक्त सरकारी भूमि पर होलिका दहन की स्वीकृति करा ली और अब उन पेड़ों को काटने पर आमादा हैं, जिसे रोकना चाहिए और रोकने का दायित्व हम सबका है। उन्होंने बताया कि तालाब की पाल पर लगे पेड़ कभी भी आपदा में रक्षा करेंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ शुद्ध आबो हवा व ऑक्सीजन भी देते रहेंगे। इसलिए उनके पिता इनकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसलिए सबको इन पेड़ों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। Audio Jungle. जी मैं एक पुजारी पुत्र हूँ। बालापुरा गांव है, किशनगढ़ के पास है। किशनगढ़ से 10 किलोमीटर दूरी पे है। हमारे गांव में हमारे मकान के पास में सरकारी भूमि है, तालाब है। तालाब के जस्ट पीछे है, वहाँ झरना बहता रहता है और वहाँ उन्होंने मेरे पिताजी ने वृद्ध व्यक्ति ने 300 पौधे लगा दिए। वो अभी बहुत बड़े हो गए हैं और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने झूठी शिकायत करके बार बार अतिक्रमण बताया, लेकिन तहसीलदार महोदय भी वहाँ गए। पौधों की सुरक्षा पंचायत को सौंपी गई है, लेकिन फिर भी पौधों की सुरक्षा ना करके उनकी झूठी शिकायतों पर वहाँ होली दहन के लिए कलेक्टर साहब से भूमि आवंटित करा दी गई है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँ कि पौधों की रक्षा हो। जमीन हमें कोई लेना देना नहीं है, निस्वार्थ है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। ऑक्सीजन की कमी बहुत कम है, वैसे ही बीमारी बढ़ती जा रही है। पौधों को हम काटेंगे, ऐसे करेंगे तो कई रोग और उत्पन्न हो जाएंगे, आबादी से सटे हुए हैं। और तालाब की पाल के पीछे है, कभी भी तालाब में आपदा आएगी, तालाब फूटेगा तो वो पेड़ पौधे जनहानि कहीं कोई नुकसान हो उनमें बचाने में बहुत रक्षा करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सब लोगों से करता हूँ कि पेड़ लगाए, पेड़ बचाओ, देश बचाओ। और ये पौधे पुष्कर नर्सरी सरकारी से खरीदे हुए हैं, जिसकी देखो मैं आपको ये रसीद भी बता रहा हूँ और ये रसीद है, वहाँ से पौधे मिले थे। इसका अनुदान भी मिला गया था हमें और पेपर में भी कई बार हमारे पिताजी की आई। और निजी कुआं जिनके बालूराम जी है, मेरे पिताजी है। क्या करते हैं वो बस पौधों की देखभाल ही करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। वहाँ गाँव पास में मंदिर है बालाजी का और निजी उन्होंने कुआं बनवाया पूर्व से ही। उस कुएँ के पानी से वो अपने बाल्टी जेवड़े से रस्सी से निकाल के उन पौधों की पानी पिलाते हैं और वो पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, ऑक्सीजन देते हैं, सबकी पौधा रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उन पौधों का एक काटने का आदेश आने पर मेरे पिताजी बीमार हो गए। किसने दिया ये आदेश काटने? ये 27 तारीख को कलेक्टर साहब ने होली के नाम पे आवंटन कर दिया, तो गांव के कुछ असामाजिक वो पेड़ों को काटने पे उतारू हो रहे हैं। आदेश किसने दिया था? आदेश होली दहन का कलेक्टर महोदय ने दिया था। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कहीं बंजर भूमि में होली जलाया जाए, जिससे पौधों को नुकसान न हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। अभी वर्तमान में कितने पौधे हैं? अभी वर्तमान में कम से कम 300 से ऊपर पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम विष्णु है, गांव में ही रहते हैं हम और सरल स्वभाव के हैं, कोई किसी प्रकार का विद्वेष नहीं है। 15 से 16 महीने से हमारे विद्यालय बंद पड़े हैं, जबकि अन्य राज्यों में विद्यालय संचालित हो चुके हैं और वहाँ विधिवत संचालित हो रहे हैं।
विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। निजी विद्यालय संचालकों ने किया पैदल जयपुर कूच। सीएम गहलोत से मिलकर विभिन्न मांगों के समाधान की करेंगे गुजारिश। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। निजी विद्यालय संचालकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालकों ने पैदल जयपुर के लिए कूच किया। निजी विद्यालय संचालकों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की गुजारिश करेंगे। यह पैदल यात्रा ब्यावर से मांगलियावास, अजमेर, किशनगढ़, दूदू, महला, बगरू होते हुए जयपुर मुख्यमंत्री निवास स्थान पर पहुंचेगी। राजस्थान निजी विद्यालय संघ के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य में गत 16 माह से विद्यालय संचालन पूर्ण रूप से बंद है तथा दिन प्रतिदिन शिक्षा विभाग द्वारा नीति विरुद्ध व दमनकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में निजी विद्यालयों का अस्तित्व लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अतः मुख्यमंत्री गहलोत इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए हमारी विभिन्न मांगों का समाधान करने के आदेश प्रदान करें। कोविड-19 से विद्यालय अवकाश समय के बाद ग्रामीण व छोटी स्कूलों पर संकट आ गया है, जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों का अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। अतः इन विद्यालय के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से भत्ता देकर सरकार मदद करे एवं विद्यालय संचालकों को बिना ब्याज 24 माह की लोन राशि भी स्वीकृत करावे, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। समस्त विद्यालय संचालक जयपुर के लिए पैदल यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। उसका मेन मुख्य जो मुद्दा है कि लगभग 15 से 16 महीने से हमारे विद्यालय बंद पड़े हैं, जबकि अन्य राज्यों में विद्यालय संचालित हो चुके हैं और वहाँ विधिवत संचालित हो रहे हैं। दूसरा ये है कि विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, सरकार की दोहरी नीतियाँ चल रही है, विरोधाभासी विद्यालय संचालन हो रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट नहीं चल रहे हैं। इसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एक ज्ञापन देने यहाँ से पैदल पद यात्रा विद्यालय संचालकों की रवाना हो रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके निवास स्थान पर या उनके ऑफिस में मिलने के लिए अपनी विनती और प्रार्थना करें। जो दीवार गिरी वो और किसी की नहीं थी, वो नगर पालिका की थी, जो एक घटिया क्वालिटी के बनी हुई थी। उससे उस बंधु के परिवार का पूरे सभी बंधु 7 जने भगवान को प्यारे हो गए। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। नगर पालिका केशोरायपाटन की लापरवाही से घटित हादसे में मरने वालों को मुआवजा देने की मांग। कालूवंशी काहार महासभा संस्था अजमेर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को कालूवंशी काहार महासभा संस्था अजमेर के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला बूंदी राजस्थान के केशोरायपाटन में एक केवट परिवार के 7 लोगों की नगर पालिका की दीवार गिरने से हुई मौत पर मृतक परिवार के प्रत्येक सदस्य को बतौर क्षतिपूर्ति 10-10 लाख रुपए दिए जाने और मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। वार्ड नंबर 58 के पूर्व पार्षद व समाज के वरिष्ठ नेता प्रकाश मेहरा और काहार महासभा के अध्यक्ष मदन लाल मेहरा ने बताया कि उक्त हादसा नगर पालिका केशोरायपाटन की लापरवाही से घटित हुआ है। उक्त दीवार का निर्माण नगर पालिका ने पिछले बोर्ड में ही करवाया था, जिसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते नगर पालिका की दीवार महेंद्र केवट के घर पर गिर गई। इस हादसे में परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
इसलिए नगर पालिका केशोरायपाटन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए और महेंद्र केवट के परिवार के प्रत्येक मृतक सदस्य को 10-10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। Audio Jungle. तीन 8/2021 को हमारे समाज बंधु के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रघात पड़ा। वो सारी लापरवाही गवर्नमेंट की रही, क्योंकि बूंदी जिले के झालरापाटन गांव के अंदर जो दीवार गिरी वो और किसी की नहीं थी, वो नगर पालिका की थी, जो एक घटिया क्वालिटी के बनी हुई थी। उससे उस बंधु के परिवार का पूरे सभी बंधु 7 जने भगवान को प्यारे हो गए। और उस जो समय था, उस समय रात्रि का समय था और ये स्थिति रही कि प्रशासन न तो वहाँ जेसीबी लेके पहुँचा और एंड के अंदर मात्र 200 ऐसे निकलाए जिन्होंने संयम ने निकाले, लोगों ने मिलके, और प्रशासन ने जेसीबी से सब निकलाए। अब देखिए वहाँ पे क्या स्थिति रही होगी। अब हम लोग जो हमारे कीर कार कश्यप मेरा समाज है, वो पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के जो कलेक्टर महोदय हैं उनको ज्ञापन दे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हैं कि आप जो ये घोर लापरवाही है वो नहीं चलेगी और आपको प्रत्येक हमारे जो मेंबर हैं उन सभी को 10-10 लाख रुपए और उस परिवार का जो भी बंधु हैं उसे आप एक सरकारी नौकरी दें, क्योंकि वहाँ पे जिस स्थिति के अंदर वो परिवार अपना जीवन सफर कर रहा था, आज वो भी उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए हम जो मांग करते हैं, और हमने इसके पूर्व के अंदर जो हमारे मतलब लोकसभा के स्पीकर हैं और वो हैं बाकी मंत्रियों उर्माणी जी को भी उनको हमने ज्ञापन दिया है, उसके माध्यम के अंदर आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। दिनांक 3/8/2021 को बूंदी जिले के झालरापाटन कस्बे में हमारे समाज के 7 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर नगर पालिका द्वारा एक दीवार बनवाई गई थी और उस दीवार के पास में हमारे समाज के महेंद्र नामक व्यक्ति का मकान था और उसके मकान पर वो दीवार गिरने से सोते हुए 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। वो हमारे समाज के कार समाज से थे। आज उनको क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकार द्वारा नौकरी दिलाने के लिए हम एकत्रित होकर सभी समाज के व्यक्ति कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinds.com, सच के साथ। Audio Jungle.